हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू कोडिंग क्रश। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। मल्टी डायमेंशनल एरे से रिलेटेड जो भी हमारे डाउट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में। देखो, मल्टी डायमेंशनल एरेज़ को हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमें थोड़ा बहुत एरेज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको एरेज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं एरे के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा। बेसिकली जो एरे की मैं बात कर रहा हूँ वो होता है हमारा 1D एरे। ओके, तो 1D एरे के बारे में भी मैं बात करूँगा। तो मैं अपनी इस पिक्चर पे आ जाता हूँ। देखो यार, 1D एरे में क्या रहता है कि जैसे यहाँ पर आप एरे देख रहे हो, इसमें आपका किसी एक रो में ही आपकी सारी वैल्यूज़ को आप देख रहे हो स्टोर किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर एक रो है, कई सारे कॉलम्स हैं पर रो एक ही है, तो इसको हम 1D एरे कहते हैं। ओके, 1D एरे जो रहता है उसमें एक टाइप का एलिमेंट, ओके, एक टाइप से मेरा मतलब है अगर ये इंटीजर है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 4 जो है वो एक इंटीजर होता है। ओके, यहीं पर अगर 4 की जगह ए रहता, ओके, अगर ए रहता तो यहाँ पर भी आपको बी सी कुछ इस तरह के आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते। तो एक टाइप का एलिमेंट स्टोर होता है, यहाँ पे इंटीजर है तो सारे के सारे इंटीजर स्टोर होंगे एरे के अंदर, और वो सब के सब मेमोरी में एक के बाद एक स्टोर होते हैं। ओके, तो 4 के बाद जो नेक्स्ट मेमोरी का जो एरिया होगा, ठीक है, जो भी मेमोरी का नेक्स्ट लोकेशन होगा उसमें आपका नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा। ओके, जबकि जैसे कुछ ऐसे हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एरे जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो जैसे कुछ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारा लिंक लिस्ट होता है, तो लिंक लिस्ट में मेमोरी का अगर कोई भी ऐसा पार्ट है तो हो सकता है पहला एलिमेंट आपका यहाँ स्टोर हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट हो सकता है यहाँ स्टोर हो रहा हो। ओके, और ये आपस में लिंक्ड रहते हैं, ठीक है। जबकि हमारा एरे जो रहता है उसका ऐसा नहीं है। एरे जो है वो इस तरह से स्टोर होता है, किसी एक एरिया को कवर कर लेगा और वहीं पर आपकी सारी वैल्यूज़ को स्टोर किया जाएगा। ओके, तो एरे में कुछ इस तरह से होता है। एरे को यार मैं कोड करके आपको दिखा दूंगा सी लैंग्वेज में। ओके, तो ये तो हमारा 1D एरे हो गया, है ना। ये मल्टी डायमेंशनल एरे इसका पार्ट नहीं है। मल्टी डायमेंशनल एरे जो आता है वो आ जाता है आपका 2D एरे से। तो जब हम 2D एरे की बात कर रहे हैं, 2D एरे में क्या रहता है यार, आपके पास रोज़ जो थे और जो कॉलम्स होते हैं आपके, यानी रो और आपके कॉलम दोनों की ही वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, जैसे आप ऊपर वाला एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पर कॉलम्स के नंबर्स कई सारे हैं। ओके, यहाँ पे 8 कॉलम्स है, टोटल 8 कॉलम्स है, लेकिन रो के वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ 1 है। ठीक है, यहाँ पे रोज़ 1 थे और कॉलम यहाँ पे 8 थे, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन होती है 2D एरे में कि आपके पास रोज़ और कॉलम दोनों ही 1 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब वो कितने भी हो सकते हैं। ओके, हो सकता है यहाँ पे 3 रोज़ हो और यहाँ पर कॉलम मान लीजिए यहाँ पे 2 ही हो। ओके, तो इस तरह का भी आपका जो है एक 2D एरे बन सकता है। ओके, तो इसको अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। वो दिखेगा आपका कुछ इस तरह का। तो क्योंकि मैं 3 रोज़ बना रहा हूँ तो उसके लिए 3 रोज़ के लिए 3 लाइन्स हमने यहाँ पे बना ली, 2 लाइन्स हम बनाएंगे। ओके, तो ये 3 रोज़ हो गई। ओके, और 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो इस तरह से हमारा कुछ 2D एरे हमारा दिखाई देगा। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज़ हमारी स्टोर हो जाएंगी, है ना। यहाँ पर आप जो ये देख रहे हो ये 2x2 का आपका एक 2D एरे है। ठीक है, अब 3D एरे में जब हम आते हैं तो वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पर आप देख रहे हो यार, ये एक 2D एरे है। ओके, ये एक 2D एरे है। ओके, और ये एक 2D एरे है। इसके बाद इन सारे 2D एरेज में अपने अपने एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि ये तीनों मिलकर एक अलग एरे बना रहे हैं। ओके, तो ये अपने आप में एक 3D एरे हो जाएगी। ओके, ये एक 3D एरे हो गई हमारे पास। तो इस तरह से कुछ हमारा 3D एरे, 2D एरे और मैंने 1D एरे का एक रिप्रेजेंटेशन दिखा दी। यहाँ पर और डायमेंशंस में भी एरे हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे 4D एरे हो सकता है, 5D एरे हो सकता है। इसको कभी भी आप कंफ्यूज मत करना। ये जो वर्ल्ड में हमारे पास जैसे मतलब 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन होता है और 3 डायमेंशन होता है, ठीक है, उससे आप कंफ्यूज मत करना यार। ये दिखने में आपको लगेगा कि यार ये तो 2 डायमेंशन में है, लेकिन एक्चुअली जिस तरह से इसका लिंकेज है ना, वो इसको 3D बनाता है। ठीक है, ये जिस तरह से आपस में लिंक्ड हैं वो इसको 3D बनाता है। तो जब हम इसका कोड करते हैं तब हमें समझ में आता है किस तरह से 3D है। तो चलो ठीक है, फिर 3D जरा हम कोड पे आ भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जो है IDE खोल लिया है और उसमें मैंने एक फ़ाइल बना रखी है matrix.c। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, एक 2D एरे को हम मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। तो नाम भले इसका matrix.c है, लेकिन हम इसमें 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे को इसी एक कोड में हम रन करके देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हैश इंक्लूड अपनी जो हमारी फाइल्स, हेडर फाइल्स जो हमें चाहिए,
ठीक है। तो stdio.h, ओके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। देन hash include, then connew.h, एंड देन सीधे हमारा मेन फंक्शन। उसके बाद अब हमें एक एरे हमें डिक्लेयर करना है। हम पहले 1D एरे का एग्जांपल देख रहे हैं। तो 1D एरे मतलब बेसिकली जो बेसिक एरे हम पढ़ते हैं उस एरे का हम एग्जांपल देख रहे हैं। तो हमें सिर्फ चाहिए एक INT टाइप का एक एरे, ठीक है। उसका नाम हम ARR रख देते हैं और उसमें हमें साइज़ बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा कह सकते हो डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है, ओके। तो हमने साइज़ यहाँ पे बना दिया 5, ओके। 5 हमने साइज़ मतलब फिक्स कर दिया। आप चाहो तो यूज़र से भी मांग सकते हो, किसी एक वेरिएबल में इसको स्टोर कराओ 5 को, या यूज़र से मांगो और उसके बाद एरे का जो साइज़ है उसको उस वेरिएबल के इक्वल लिख दो। मान लो आपने n वेरिएबल बनाया तो उसके आप इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, हमने एरे बनाया। अब एरे को हम जो भी एरे की वैल्यूज़ हैं, यानी कि अगर मान लो उसका साइज़ 5 है तो हम 5 वैल्यूज़ यूज़र से मांग सकते हैं। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप चला सकते हैं, ओके। तो फॉर लूप चलाने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा डेफिनेटली, कह सकते हो आइटरेटर, ओके। तो आइटरेटर हमें चाहिए होगा एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो 0 से चलेगा और लेस देन यहाँ पे 5 रहेगा i++, ठीक है। तो ये बेसिकली एक, अगर आपने कभी भी एरे पढ़ रखा है तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। ये एक बेसिक एरे को इनपुट लेने का तरीका है, ठीक है। तो हम scanf फंक्शन का यूज़ करेंगे, ओके। और scanf फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप का है तो हम इंटीजर टाइप के लिए %d लगा लेंगे, देन कॉमा एम्परसेंट एंड देन एरे एंड देन i, ठीक है। तो हम ith जो भी हमारा एरे का एलिमेंट है उसको हम यूज़र से मांग लेंगे। तो हमने यूज़र से एक बार वैल्यू मांग ली, ठीक है। तो उसके बाद हम चाहें तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखो हमने यूज़र से वैल्यू मांगी, एक एक करके सारी वैल्यूज़ जो है रैम में चली जाएंगी, ठीक है। और रैम में सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो जस्ट एक के बाद एक होंगी, ओके। तो जैसे मान लो यूज़र ने वैल्यू दी हमें 5, है ना। तो 5 सीधे जाएगा रैम में। फिर उसके बाद उसने यूज़र ने वैल्यू दी हमें 8, रैम में 8 चला गया, देन 9, देन मान लीजिए 6, देन मान लीजिए 4। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी रैम के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई ये जो भी वैल्यूज़ थी रैम के अंदर, जो भी वैल्यू हमने स्टोर करवाई हैं उसको ऐसा करो आप यूज़ कर लो, ठीक है। रिट्रीव कर लो, ठीक है, और उसे प्रिंट करा दो। तो उसके लिए हम एक और फॉर लूप चलाएंगे ताकि हम एक एक करके सारी वैल्यूज़ को वापस ले सकें। तो हम ये सेम लूप चला सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं इसको printf की मदद से, printf फंक्शन की मदद से, ओके। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। Ctrl+C करते हैं इसको, यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से बस एम्परसेंट हटा देना होता है, ओके। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होंगी रैम के अंदर, ओके, इस एरे से रिलेटेड, ओके, हर एक इंडेक्स पे वो सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। हम एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रख देते हैं ताकि जब ये प्रिंट हो रही हो तो थोड़ा थोड़ा स्पेस रहे, है ना, दो वैल्यूज़ के बीच में। तो ये हमने प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद हम वही गेट ch कर देते हैं, ओके, गेट ch एंड देन रिटर्न 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिटर्न 0 करवा दिया। अब बस हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। आई थिंक कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो अब ये हमसे 5 वैल्यूज़ मांग रहा है, ओके, क्योंकि हमारा साइज़ 5 है, हमने 5 के लिए लूप चलाया था तो ये 5 वैल्यूज़ मांग रहा है। तो हम इसमें वही सेम वैल्यूज़ डाल देते हैं, 5, देन 8, देन 9, देन 6, देन 4। जैसे ही हम एंटर करेंगे सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे रैम में चली गई, ओके। तो जैसे ही वो वैल्यूज़ गई उसके बाद इसने हमारी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करके और प्रिंट कर दिया। देखो यहाँ पे 10, 16, 18, 12 और 8, ओके। ये था हमारा 1D एरे। अब हम आ जाते हैं अपने 2D एरे पे। तो 2D एरे के लिए हमें क्या होता है कि हमारे पास दो बेसिकली साइजेस रहते हैं। हमें रो और कॉलम का हमें साइज़ बताना रहता है। तो इसको हम पहले 2 कर देते हैं या 3 कर देते हैं, ठीक है। हम एक 3x3 का हम एक 2D मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, या हम 2D एरे कह सकते हैं, ठीक है, 2D एरे बनाने वाले हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें दो तो साइजेस लगेंगे सिंपली। उसके लिए हमें ना दो फॉर लूप भी चलाने होते हैं, तो दो फॉर लूप चलाने के लिए हमें दो आइटरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई पहले से था, जे और रहेगा, ठीक है। जितना भी आपका कह सकते हैं डायमेंशन का आपका एरे रहता है, उतने ही आपको फॉर लूप भी चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हमें दो फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पहला फॉर लूप पहले से था, यहाँ पे दूसरा फॉर लूप और यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं एक, ओके। यहाँ पे इसको ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा फॉर लूप भी स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमारा j इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा और j लेस देन आपका 3, ओके। और ऊपर भी हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, क्योंकि 3/3 का हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 3 ही साइज़ है, तो 5 तक जाने का कोई मतलब नहीं है, ओके। देन j प्लस प्लस, ठीक है। इसको थोड़ा सही से अरेंज कर देते हैं, ओके। इसको आगे कर दिया हमने, इसको भी आगे कर दिया हमने, एंड देन इसको भी आगे कर दिया हमने, ठीक है। आई होप अब सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे अगर 2D मैट्रिक्स है या आपका 2D एरे है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक आपके यहाँ पे दो फॉर लूप्स चलेंगे, ठीक है ना। 2D में दो फॉर लूप्स, अगर 3D पे आप आ जाओगे तो यहाँ पे 3 आपका फॉर लूप्स चलेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपका जो इंडेक्स है, जब आप स्कैनएफ करोगे तो स्कैनएफ के टाइम भी इंडेक्स जो है यहाँ पर दो रहेंगी, ओके। दो इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग आप मतलब आपका पूरा वर्क हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका जे भी रहेगा, ओके। तो जे को हमने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ फॉर लूप भी डेफिनेटली दो होने वाले हैं, तो फॉर लूप हम यहीं से ऊपर से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर लूप ले आए नीचे। आई होप देख के आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें साइज़ देना होगा, सॉरी, सबसे पहले तो हमको वैल्यूज़ देनी होंगी। तो देखोगे यहाँ पे 3/3 का फॉर लूप था। एक मिनट, यहाँ पे एक एरर हो गई है, यहाँ पे 3 नहीं किया मैंने, यहाँ 3 होना चाहिए, देन ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3/3 का, क्योंकि हमने 2D एरे बनाया था, तो इसको हम पहले वैल्यूज़ दे देते हैं। तो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। हमने 9 वैल्यूज़ दे दी, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है। 9 वैल्यूज़ हमें देनी थी, 9 वैल्यूज़ हमने दे दी, ठीक है। अब इनपुट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये एक 2D एरे है, ओके। अब देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो 2D एरे के तौर पे, तो आपको प्रिंट एफ करना पड़ेगा /n, या फिर आप एंडल का यूज़ कर सकते हो C++ में, ठीक है। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे 2D एरे दिखता है। तो यह है यहाँ पे प्रिंट एफ, और यहाँ पे आपका आएगा /n, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको रन करवा लेते हैं। तो 1 2 3 4, या इसको और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं 1 2 3 देन 4 5 6, ओके। ये हम इनपुट दे रहे हैं अपना 7 8 और 9, ठीक है। ये सारे हमने 9 वैल्यूज़ इनपुट दे दी, और ये हमारा देखो सारा मैट्रिक्स है जो वो आउटपुट आ गया है, ठीक है। ये इस तरह से इस डिज़ाइन में आया है, ये इस कोड की वजह से आया है, ठीक है। तो ये था हमारा 2D एरे। सिमिलरली अगर आप 3D एरे बनाना चाहते हो, तो 3D एरे के लिए आपको एक और साइज़ देना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे हम कुछ भी 4 कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और कॉमा लगा के हमें बस एक जे यहाँ पे के ले लेना है, ठीक है। और के ले लिया हमने। एक और अंदर फॉर लूप लगेगा हमारा स्कैनएफ के टाइम पे, तो फॉर एंड देन के इक्वल्स टू 0, के लेस देन हमारा 4 था, तो 4 देन के देन प्लस प्लस, देन यहाँ पे इसे हटा देंगे और इसको इस तरह से हमने एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो ये हमने 3 फॉर लूप्स लगा दिए। 4D भी रहता तो आपको चौथा अपना फॉर लूप लगाना होता बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम के लिख देंगे IJK, और सिमिलरली हम इस फॉर लूप को यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लाके इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। काफ़ी उल्टा सीधा पेस्ट होता है ये, ठीक है, ओके।
यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पर एक जे भी सॉरी यहाँ पे हमें के और बनाना पड़ेगा एक, ठीक है, तो यहाँ पे हमें के लगा लिया, ठीक है, ठीक है। तो आई जे के अकॉर्डिंग अभी 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आउटपुट दे देगा। हाँ, और एक चीज़ और, हाँ ठीक है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। हमने एक गड़बड़ की है, हमारा प्रोग्राम पहले से चल रहा था, इसको बंद करना होगा। और एक चीज़ और कि क्योंकि 3D है तो हमें ये लाइन और यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, Ctrl+C इसके बाद, ठीक है। तो अब इसको रन करा लेते हैं। अब देखो ये वैल्यूज़ आपसे मांग रहा होगा, पता है कितनी, ये आपसे वैल्यूज मांगेगा 3 × 3 × 4 यानी कि 9 × 4, ओके 36 वैल्यू मांग रहा होगा ये, ओके 36 वैल्यू हम इसको दे देते हैं। कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ आप दे सकते हो। एंटर मारा हमने, जो आप देख रहे हो ये है 3D मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, ओके, ये अपने आप में एक 3D मैट्रिक्स है, ओके। इसी तरह से आप साइज़ लगाओ यहाँ पे, ये इस तरह से 4D मैट्रिक्स बनेगा, इस तरह से 5D मैट्रिक्स बनेगा, इस तरह से यहाँ पे 6D का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये हमारा होता है मल्टीपल डायमेंशंस में एरेज, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कभी भी एरे को ढंग से पढ़ा हो तो उसमें आपको एक बात कही जाती है कि जो एरे होते हैं वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि हम थोड़ा रैम में आ जाते हैं। देखो यहाँ तो सब समझ में आ रहा है कि भाई हाँ, देख के ही पता चल रहा है कि अरे हाँ ये तो एक लाइन में है तो ये तो लीनियर हो गया। यहाँ जैसे हम 2D में आते हैं तो 2D में हमारा इस तरह से डेटा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर मैंने एक चीज़ आपको दिखाई थी इसी कोड में कि अगर मैं यहाँ से प्रिंटफ हटा दूँ ना, ये प्रिंटफ अगर मैं हटा दूँ तब क्या होगा, तब डेफिनेटली एक लाइन में हमारा आउटपुट आएगा। भले ही 3D मैट्रिक्स है, 3D एरे है, ओके, तब भी हमारा एक लाइन में एरे आएगा, ओके। तो अगर आप प्रिंटफ यूज़ नहीं कर रहे हो ना तो ये दिखा देगा कि एक्चुअली रैम के अंदर आपकी वैल्यू जो है वो एक्चुअली सिर्फ 1D में, 1 डायमेंशन में स्टोर हो रही है। मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो ये मान लीजिए आपकी रैम है, ओके। जैसे यहाँ पर अगर आप 2D एरे डाल रहे हो या मान लो आप 3x3 का आप एरे डाल रहे हो, ओके। तो 3x3 में मान लो आपका पहला एलिमेंट था 1, देन 2, देन 3, ओके। यहाँ पे इसके बाद आपने डाला 4, ओके। तो 4 जो है आपने भले एंटर मार के नीचे डाला हो, ओके, लेकिन वो स्टोर यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 5 होगा, देन यहाँ 6 होगा, देन उसके बाद यहाँ 7 होगा, देन यहाँ 8 होगा, देन यहाँ 9 होगा, ठीक है। 9 वैल्यूज़ आपने डाल दी तो 9 वैल्यूज़ इस तरह से स्टोर हो रही हैं। आप जैसे ही कहोगे कि भाई अब मुझे इसे प्रिंट करना है तो प्रिंट पता है वो कैसे होता है, पहले वो 1 को प्रिंट करता है, फिर 2 को प्रिंट करता है, फिर 3 को प्रिंट करता है, फिर आपका आ जाता है /n कि भाई अब नेक्स्ट लाइन से सब कुछ प्रिंट करना। तो फिर वो आ जाता है 4 के पास और 4 को प्रिंट करता है नेक्स्ट लाइन में। पर एक्चुअली रैम में आप देखोगे ना तो रैम में इस तरह से स्टोर्ड है, वो एक सिंगल लाइन में स्टोर्ड है। तो आपका 3D एरे हो, 4D एरे हो, 5D एरे हो, कितने भी डायमेंशन में एरे हो, रैम में हमेशा वो लीनियर वे में स्टोर होगा, ठीक है, 1 डायमेंशन में स्टोर होगा। और याद रखना हमेशा कि लिंक लिस्ट में हो सकता है, लिंक लिस्ट या फिर आपका और भी जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हो सकता है कि आपका पहला डेटा जो है, पहला डेटा मान लीजिए आपका कहीं पे भी स्टोर हो रहा है, मान लीजिए आपका यहाँ स्टोर हो रहा है ना, यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई एक नंबर यहाँ स्टोर हो रहा है और दूसरा आपका नंबर जो है वो यहाँ स्टोर हो रहा है ना, इस तरह से लिंक लिस्ट में कुछ इस तरह से स्टोर हो रहा होता है। तो ये सब कनेक्टेड रहते हैं, ओके, ये सब लिंक लिस्ट में कनेक्टेड रहते हैं इस तरह से, ये इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं एक पॉइंटर की मदद से। पर एरे में ये सब नाटक नहीं है, ओके। एरे में इतनी एरिया को कवर किया जाएगा, है ना, इस एरिया को कवर कर लिया, आप चाहो तो इसे खाली भी छोड़ सकते हो, ओके। पर इतने एरिया में कवर कर लिया है और इस एरिया में अब वो अपने वैल्यूज़ को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो यही है। तो आई थिंक सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सारा टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।